जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर और फारूक समी। वुजदानी कैफियत में हैं दोनों आज या नहीं, या दोनों में से कौन सा है, अब से चंद लम्हात के बाद मालूम चल जाएगा आपको। आज का रन डाउन आपको बता देता हूँ जी। जाहिर है ज़हीर केस पे हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि ज़हीर केस किस रुख अख्तियार कर रहा है, कौन सी अदालत में क्या कार्रवाई हुई है, इसका पस मंज़र क्या है केस का, और फिर इसका जो फ्यूचर या मंजरनामा है वो क्या हो सकता है। जो कानूनी जो भी पेशा वराना हमारी जिम्मेदारियां रही हैं बीइंग अ कोर्ट रिपोर्टर्स, वो तजिया हम आपके सामने हू बहू जो अदालतों में हुआ करता है या होने वाला होता है वो तमाम तर आपके सामने रख देते हैं। इसके साथ ही जो बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी आई थी, तो क्या आज उस नौयत से मुतल्लिक कोई केस जेर समाज था या कोई एक्टिविटी हुई शहर में या वैसे ही कोई बयान आया, क्या अपडेट्स हैं, कोई अपडेट्स हैं भी या नहीं, तो फारूक शमी और अरमान भाई से पूछेंगे। इसके साथ ही आपके इल्म है कि पूरे पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की जद में है, और सैलाब एक ऐसा है कि अब आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि 30 लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का सामना कर सकते हैं आने वाले कुछ अरसे में, और इससे बड़ा इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है। ये तमाम तर आलमी इदारों की रिपोर्ट्स अब सामने आ रही हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई है ज़हीर के केस में, कि उन मुबैना मुग़विया जिसके बारे में मुद्दई मुकदमा का ये कहना है और खुद मुबैना मुग़विया का ये कहना है कि उसने पसंद की शादी की है मुल्जिम ज़हीर से, और वो ये बयान ना सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में बल्कि लाहौर की अदालत पे भी दे चुकी है, जो बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन आपके इल्म में है कि चालान मंजूर हुआ और एमएलओ कराने का जो हुक्म पास हुआ था, आज जस्टिस सलाउद्दीन पंवर पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने इसकी दरख्वास्त की समाअत की, और दौरान समाअत दलाइल क्या रहे और इसके बाद अब जो आगे का जो मंजरनामा है उस पर बात करेंगे। फारूक भाई, क्या कहेंगे, किस तरह देख रहे हैं, किस तरफ ये रुख जा रहा है केस, क्या कहेंगे आप? ये जो केस है, अब मैं क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस करते हुए बात करूं तो ये थोड़ा सा केस, अब ये केस नहीं रहा है, अब ये कोई इंसाफ का हुसूल नहीं रहा है। इस केस के अंदर अना और जिद है, और अना और जिद के लिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अना और जिद के लिए इस केस को पेचीदा किया जा रहा है। और सोसाइटी के को का अदराक न रखने वाले लोग, जो कि सोसाइटी को, मैं ये कह सकता हूँ कि मुबैना तौर पे वो माशरे को ख़राब करना चाहते हैं, वो इस केस को उछाल भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस केस को मंतकी अंजाम पे नहीं पहुँचा रहे। यही वजह है कि ये केस तवालत अख्तियार कर रहा है। और बिलाल भाई, आप हो गए, मैं हो गया, और वो तमाम कोर्ट रिपोर्टर जो कि किसी भी साइट पर हैं और किसी भी साइट पे नहीं हैं, या वो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे इस बात का इजहार नहीं कर रहा, वो कर रहे, वो सब ये जानते हैं कि इन केसेस में एक या दो समातें होती हैं, हेयरिंग होती है, बच्ची कह देती है कि मैं अपनी मर्जी की शादी की, उसके बाद कोई पलट के भी नहीं पूछता है, और ये चीजें हो जाती हैं, बाद में लोगों को समझ नहीं आता, तो लोग वापस आ जाती हैं बच्चियां, और मामला आगे बढ़ जाते हैं। इस केस के अंदर हैरत अंगेज तौर पर कुछ बड़े लोग जिनके पास करने को बहुत से काम थे, वो काम नहीं कर रहे, बल्कि वो इस केस के जरिए अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और उसके नतीजे में ना सिर्फ ये माशरे के लिए मसले का बायस बन रहा है, क्योंकि अगर कल ये दोनों बच्चे केस जीत जाते हैं तो भी ये आइडियल बन जाएंगे कम उम्र बच्चों के लिए। और माशरे में जो चाइल्ड मैरिज या कम उम्र में या भाग की शादी करना, घर से मेरे नज़दीक कोई बहुत पसंदीदा अमल नहीं है। अब क्या हालात थे बच्ची के साथ, ये एक अलहदा मसला है, और उसको वो बच्ची ही जानती होगी, मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं। केस के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो जमानतें खारिज हुई थी, वो उसका केस जब यहाँ पर आया अदालत के अंदर, तो पता चला जब उनकी जो नहीं हो रही थी पटिशन, और मैंने उसके ऊपर अगर मैंने एक ब्लॉग किया था उससे कबल, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जनाब चालान और जमानत और ये दीगर चीज़ें हो रही हैं, और उसके साथ मैंने कहा था कि जो
जो इनके ज़हीर वाली साइड है, अच्छा मैं शुरू से ही कहता हूँ कि ज़हीर वाली साइड जो है ना वो थोड़ी सी मीडिया फ्रेंडली भी नहीं है, और थोड़ी सी मुझे वो थोड़ा सा दबे हुए और वो लगते हैं। हालांकि वकील वो बहुत अच्छे होंगे, जिस और मुखालिफ साइड पे मुद्दई मुकदमा के वकील भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं मुद्दई मुकदमा के जो वकला वाली जो साइड है उसको थोड़ा सा डिफरेंट लेता हूँ, मतलब वो थोड़े से डिफरेंट लोग हैं। तो उसमें हुआ ये कि जब उनकी जमानतें खारिज हुई और इस हवाले से मैंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, तो मुझे बाद में पता चला कि जनाब उसका तहरीरी ऑर्डर ही नहीं आया। अच्छा, इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट लोग कवर करते हैं, लोग वो सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की और अदालतों की डायरेक्शंस हैं कि जितनी भी सेशन कोर्ट हैं वो तहरीरी ऑर्डर के बिना जो है वो इस तरह नहीं कर सकती। ये ज़बानी कलामी किस तरह जमानत मुस्तरद हो गई, ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और एक पेपर होता है कि जो कि जुडिशियल रिमांड पेपर होता है या जुडिशियल पेपर कहलाता है, जो कि जुडिशियल कस्टडी का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर ही सिर्फ चले जाता है बंदा, आपको तहरीरी ऑर्डर लिखना लाजमी होता है। और वो नहीं हुआ, यही वजह थी कि उनकी पटिशन भी जो है हाई कोर्ट में डिले का शिकार हुई। उनके कागजात जमा थे, ताहम उस पेपर की वजह से वो नहीं हो सकी। ताहम आज जो आर्गूमेंट्स हुए और खास तौर पे जो एमएल यानी मेडिको लीगल रिपोर्ट के हवाले से जो आर्गूमेंट हुए और उसके ऊपर जो हुक्म इम्तना आया, तो ये एक जो कहते हैं ना, हम कल किसी भी तरह ये मामला हो गया था कि जमानतें खारिज हुई थी, और मैं पहले दिन से उस बात पे यकीन था मुझे कि एक टाइम पे इनकी जमानतें होंगी और उसके बाद ये दोबारा जमानतों पे आएंगे। और 4-5 वैसे अगर नॉर्मल हालात हो तो दूसरी पहले में नोटिस हो जाते हैं, दूसरी में हो ही जाती है, तीसरी में हो जाती है। इसमें थोड़ा खुसूसी हालात हैं तो छठी सातवीं में चली जाएगी ज्यादातर हेयरिंग। तो ये केस इसी तरह चलना था। मैं आज थोड़ा सा तवील हो रही है मेरी बात, लेकिन मैंने आज उनसे यही कह रहा था जी अरमान जी। भाई से, जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग तो मैंने उस वक्त भी कहा था ये सुप्रीम कोर्ट में गलत गए हैं। हम लोगों ने कहा था, मतलब मैं अरमान भी साथ थे, हमने कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट गलत गए, सुप्रीम कोर्ट जगह ही नहीं है सेशन आए। अब ये हाई कोर्ट आए हैं, हाई कोर्ट से फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ही जाके होगा और इस चीज के ऊपर कोई बात बनेगी। लेकिन मतलब खींचमतानी चल रही है सिर्फ। और मेरे के वकील हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मुझे महसूस ये हो रहा है कि वो चाहते हैं कि बच्ची की तस्लील ना हो, क्योंकि अगर वो एमएल हो भी जाए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, कानूनी तौर पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं हो सकता मेरी नजर में। लेकिन जो वो है, लेकिन मेरे ख्याल मुझे लगता है कि वो तस्लील नहीं चाहते बच्ची की, और वो चाहते हैं कि बच्ची को ज्यादा से ज्यादा वो सेफ एंड सिक्योर रखें। अच्छा, दूसरी चीज ये जो बात है ना कि जो मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि ज़हीर केस के अलावा अगर हम इस केस से हटके भी बात करें तो हमारे एक दोस्त हैं फारूक, को कहते हैं, बहुत सीनियर वकील हैं। वो ये कहते हैं कि जो जो मुल्जिम होता है ये कानून का लाड अदालतों का पैम्पर चाइल्ड होता है, क्योंकि अदालतें इस बात पे बिलीव रखती हैं या कानून इस बात पे बिलीव रखता है कि भले से किसी मुजरिम को सजा से बच जाए लेकिन किसी मजलूम को सजा नहीं मिलती। इस केस के अंदर इतने झोल हैं, आज हमने डिस्कस भी किया अरमान भाई के साथ। इस केस में इतने सारे मामलात हैं जिसमें ज़हीर को कुछ भी नहीं होगा ना तो भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट में चलता है। द बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर चला जाएगा। तो लेकिन बस मुझे लग रहा है कि जो चीज हो रही है उस तरह नहीं होनी चाहिए, और वालदैन को या किसी को भी इस केस के अंदर कोई भी जो इस साइड पे हो उसको ये चाहिए कि उस केस को तरीके से लेके चले और जिद ना करें, अपने बच्चे को अपने से दूर ना करें, बच्चे के लिए रास्ता छोड़े कि कल अगर वो वहां परेशान हो तो वो वापसी का उसके पास रास्ता हो। माजरत मैंने लंबी कर दी बात, मेरा कुछ एहसास भी पहुंचाना चाह रहा था, ये केस थोड़ा सा सेंसिटिव है। और लेकिन अगर हम कोर्ट की बात करें तो आज आर्गुमेंट्स के हवाले से हम इससे पहले भी सेशंस कर चुके हैं और उसके अंदर हमने बताया था कि एमएल के हवाले से जब उनके दलाइल हुए थे तो उन्होंने बोला था कि जनाब ये करना चाह रहे हैं, और उन्होंने वो जो 2 कंडीशंस उठाई थी जिसमें जुडिशियल ऑर्डर एक पहले से मौजूद था, फिर दूसरा जुडिशियल ऑर्डर उसी जुडिशियल अफसर का, उसी तरह के जुडिशियल अफसर का आगे एक ही कोर्ट से, तो उसके ऊपर वो टेक्निकल के रूप उठाया था। और दूसरा मेहाल में उन्होंने ये बात भी रखी अपनी पटिशन में कि ये जो एमएल है, वैसे भी मैं खुद भी ये समझता हूँ कि एमएल जो है किसी काम की नहीं है, जो जितना टाइम गुजर गया है, और जब
ये मैं पहले भी कह चुका था, इस बात को मैं कहना नहीं चाहता। जब टेक्निकल कंडीशन में अगर आप ये एमएल करा भी लेते हैं तो फिर ये बात प्रूफ करना कि इसका जिम्मेदार कौन है इस मामले का, इन तमाम बातों को हटा के सिंध हाई कोर्ट के एक जज ने उसको 1 महीने के लिए भेजा, ये बात प्रूफ करना भी अदालतों में बहुत मुश्किल होता है। आम सा आम वकील जो बहुत नॉर्मल सा वकील होता है वो भी इस केस में फंसा देता है कि भाई ये, और उसमें सारा जो तस्दील होती है वो बच्ची की होती है। अच्छा, अरमान भाई की तरफ आएंगे। अरमान भाई, लोग ये पूछ रहे हैं कि एक तो ये कि जो एमएलओ है, जाहिर है कि आप एक तवील अरसे से क्राइम का शोबा और क्राइम की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपने जाहिर है कि जो पुलिस सर्जन, एमएलओ और इस तरह का मेडिकल सारी चीज़ों को फेस किया है, देखा भी है। ये 24 घंटे तो क्या, 48 घंटे तो क्या, शायद 4 महीने को हैं इस पूरे मामले को। यानी कि जो आज अदालत में, सिंध हाई कोर्ट में जो ऑर्डर पढ़कर सुनाया गया सेशन जज साहब का, उसमें लिखा गया था कि जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उनके खदशात ये हैं कि जो मुबैना मुखबिया है उससे 16 से 17 अप्रैल के दौरान ज्यादती हुई है। यानी कि 16 से 17 अप्रैल के दौरान, क्योंकि 17 के बाद तो निकाह हो गया था ना, और निकाह जाहिर है कि निकाह पर तो आप ज्यादती लिख नहीं सकते। तो अब उन्होंने नई प्ली ये ली है कि जी 16 से 17 के दरमियान ये ज्यादती हुई है और कोई रेप हुआ है। तो आप मुझे एक बताएं कि आप, जाहिर है कि इतना तजर्बा आपका है, एक दिन वो जो कि ट्रैवलिंग का दिन है और 17 को उसका निकाह हो गया, और खुद ये इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि निकाह है मौजूद और अभी तक इनवैलिड नहीं हुआ किसी भी जो भी कानूनी फॉरम्स हैं, ये एमएलओ इससे निकलेगा क्या? ये थोड़ा सा हमें समझाएं, ऑडियंस को समझाएं कि निकल क्या सकता है मुमकिन तौर पर, वो थोड़ा सा हमें बताएं। देखें बिलाल, ये जो बार बार जो मुद्दे चाह रहे हैं कि एमएल कराएं, मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कराएं, तो एक्चुअली जो मैं समझाऊं वो यही चाह रहे हैं कि इसको रेप केस स्टैब्लिश करें और माइनर की तरफ ले जाकर उसको, माइनर के स्टेटस चूंकि मिल चुका है लड़की को, तो माइनर का स्टेटस चूंकि मिल चुका है तो इस वजह से उसको रेप कहलाकर और फिर मुल्जिमान को सजा देना, ये सारा इनका मकसद जो है वो लग रहा है। अब मामला ये है कि मेडिकल लीगल अगर कराते भी हैं तो इस वक्त मेडिकल लीगल कराने से एक बात तो ये साबित हो जाएगी कि जो लड़की है वो इस वक्त जो है वो मतलब उसका जो है वो, क्या कहूँ मैं, कि वो कुंवारी है कि नहीं है, ये स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है मेडिकल लीगल से ये शादीशुदा है या इसके साथ जो है वो जो रेप है या जो भी है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है। अब लेकिन अब ये उसी चीज पर खेलने की मुराद है मेरा कि उसी चीज पर वो लेकर आएंगे कि जी चूंकि ये इंटैक्ट, उसका हाइमन इंटैक्ट नहीं है और वो जो है कुआरपन उसका खत्म हो चुका है, तो लिहाजा इसके साथ ज्यादती हुई है, और ये ज्यादती जो है वो इन दिनों में हुई है। मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आ जाएगा कि जी इतने अरसे से इतने अरसे के दौरान जो है, मतलब ये इतना अरसा हो चुका है इसके साथ ये ज्यादती हुए, भाई ज्यादती कहें इसको या जो कुछ भी कहें, तो वो जो अमल है उसको इतना अरसा हो चुका है, उसी के बेसिस पे ये लोग सारा का सारा केस चलाने की कोशिश करेंगे। और मुद्दे ही जो है वो चाहते हैं, मुद्दे के वकील चाहते हैं कि इसको स्टैब्लिश करेंगे कि जी वो ये रेप है और माइनर के साथ रेप हुआ है, लिहाजा मुल्जिमान को सजा होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ मामला एक और बारीकी आती है। जी बारीकी आती है कि जी ठीक है, आप कहते हैं कि लड़की कुंवारी नहीं है, अब कुंवारी नहीं है तो इसका जो कुंवारपन है वो खत्म कैसे हुआ है, ये कैसे स्टैब्लिश होगा? देखिए, अब ये चीजें सारी डिस्कस होंगी फिलहाल, ये बहुत नाजुक मामला हैं और मैं इनको बहुत डेलिकेट करके बता रहा हूँ, लेकिन कोर्ट्स के अंदर इस तरह का डेलिकेट नहीं होता है मामला, वहाँ बहुत खुल खुला के बात हो रही होती है और सारे जो है वो जितनी भी जो है वो टर्म्स हैं वो सारी यूज हो रही होती हैं, बाकायदा उसको जो है वो सब, तो ये सारी चीजें होंगी, बहुत एक्सप्लेन किया जाता है और बहुत डिटेल में जाकर एक्सप्लेन किया जाता है, डीप जाके एक्सप्लेन किया जाता है। तो अब इसमें भी यही होगा कि अब मामला ये है कि किसने किया है,
अगर वो ज्यादती की है तो किसने की, ये कैसे आप स्टेब्लिश करेंगे? 4 महीने गुजर चुके हैं। अगर वो कुछ कहते हैं कि जिस जिना हुआ है उसके साथ, अगर जिना हुआ तो जिना किसने किया, ये कैसे स्टेब्लिश करेंगे? नहीं अरमान भाई, ये अरमान भाई एक मिनट, ये रुबीना अवान ने जो कमेंट उठाया है ना, सवाल उठाया है कि जाहिर है कि 6 जून के बाद जो कुछ भी हुआ, 6 जून के बाद तो उसको कवर मिला लीगल, और कवर मिला है सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस के ऑर्डर के तहत, यानी कि जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार और जस्टिस अमजद अली सहतो पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुबैना मुगविया को ये कहा कि वो जहां जाना चाहे, जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है, और उसने ये इंतखाब किया कि अपने शौहर के साथ जा रही है। तो फारूक भाई, ये जो रुबीना अमान ने सवाल यही उठाया है कि अगर आप मुबैना मुगविया या मुल्जमान पर जो रेप के चार्जेस और रेप के सेक्शंस लगा रहे हैं, तो उसमें फिर अदालती फैसला कहां जाएगा? वो अकेला जहीर तो इसमें फिर नहीं है ना शामिल, इसमें तो फिर जुडिशल जो ऑर्डर है वो भी तो बड़ा हाई हो गया है, और उसने तो बड़ा क्वेश्चन मार्क पैदा कर दिया है कि फिर चार्ज तो अकेले जहीर पर नहीं लगेगा। क्या कहेंगे आप? अदालतों का इकबाल बुलंद हो, मैं सिर्फ इसको लाइटर मोड में बोल रहा हूँ, और इसको लाइटर मोड में ही समझा जाए कि जब ट्रायल कोर्ट केस की हेयरिंग करेगा और मुल्जिमान भी उसमें शामिल होने की बात होगी, तो पता नहीं कौन कौन हो जाएगा। और क्योंकि अगर कोई मतलब फॉर सपोज अलजबरा में हम 9th मैट्रिक और इंटर में पढ़ते थे अरमान भाई, फॉर सपोज एक्स, अगर हम 2 मिनट के लिए सपोज कर लें कि गैंग है, तो उस गैंग के ताने बाने तो जुडिशरी में भी चले जाएंगे। कैसे? लेकिन रुबीना, मेरी बात समझ रहे हैं ना, मैं कंटेंट से भी बचना चाह रहा हूँ और अपनी बात भी पहुंचा रहा हूँ। रुबीना यकीनी तौर पे समझ नहीं होंगी कि अगर ऐसा है, फॉर सपोज एक्स की जगह गैंग है, तो फिर इसके ताने बाने बहुत सारे ऐसे ऑर्डर उनके पास भी चले जाएंगे जो कि वहां बैठे हुए। काम ये चीज नहीं है। देखें, जब चीजें खुलेंगी और ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा तो ये सब उड़ जाएगा, कानूनी तौर पे ही बनता है। लेकिन अब जबानी तौर पे अगर बंदा जेल भेजा जा सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है, एक ये भी है। अच्छा, एनीवे, मैं एक बात बताऊं आपको। एक सीनियर रिपोर्टर है असगर उमर, जी जी, हाईकोर्ट एयरवाई की तरफ से कवर करते हैं। मैं और उस्मान फारूक और हमारे 4-5 जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, और उसके दौरान यही बात आ गई, और उसी दौरान ये ML वाला मामला हुआ था। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि जनाब, ये जो मामला है बुनियादी तौर पर जिसमें टारगेट किया जा रहा है वो मोहम्मदन लॉ को किया जा रहा है और निकाह को किया जा रहा है। जी जी, और ये अच्छा, लिबरल लॉबी है इसके पीछे, जाहिर है वही है सारी मोहम्मदी माफिया। आप तो मुझे जानते हैं कि मैं तो वही मोहम्मदी माफिया वाला तकरीबन आदमी हूँ, लेकिन ये चीज देखें, हम आज़ादी इजहार या हम वो लोग जो कि जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वो इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि अगर अक्सरियत है तो अक्सरियत की बात को यकीन किया जाए, उनकी बात पर एतमाद किया जाए और उनको अकायद के मुताबिक जीने दिया जाए। तो जो अक्सरियत की राय है उसका एहतराम करते हुए जो इस हवाले से मुहिम चला रहे हैं, उनको चाहिए कि वो इस पे एक्शन लें, अपने आप को रोकें। बसूरत दीगर ये बात मतलब गैर मुनासिब है कहने की। कुछ अरसे में जब आज असगर उमर को आप जानते हैं, अगर उन्होंने ये वाली बात कर रहे हैं, असगर उमर जैसे सीनियर लोग बात कर रहे हैं, और अभी डिस्कशंस के अंदर वकला भी हैं, देखिए उसमें वकील भी बैठे थे, उसमें उस्मान फारूक वकील बैठे थे, साथ बैठे हुए थे, जुबैर बैठे हुए थे, रियाज बैठे हुए थे, अभी 7-8 वकील बैठे थे। हम चाय पी रहे थे और चाय पीते हुए उन्होंने आगे से ये बात बोली कि वो, और उन सब ने उसको एग्री किया है। बल्कि आज तो आप ये कह रहे हैं कि इनका ये जो भी जाहिर सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं या मोमबत्ती पूरी माफिया है, इसमें या और भी बहुत सारे कल्प्रिट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो जाहिर के बहुत सारे मामला करवाते रहे हैं, बच्चों के जाहिर के मज़ाहिब के हवाले से भी बहुत सारी चीजें। तो ये अरमान भाई, ये तो बड़ा संगीन मामला है कि हम फिर ये बार बार लोगों से ये सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें कोई दे नहीं रहा
कि अगर एक तो पहली बात तो ये कि 1973 के आइन के तहत पाकिस्तान की रियासत में ऐसी कोई कानून साजी ना वफाकी सतह पर हो सकती है ना ही सूबाई सतह पर हो सकती है जो खिलाफ इस्लाम हो, खिलाफ दीन हो, खिलाफ कुरान हो। पहली चीज तो एक, तो ये कानून कैसे बन गया जो कि सिंध के अंदर राइज है। नंबर दो आ जाइए, क्या अगर एक लम्हे के लिए ये बात मान ली जाए कि जो सिंध के अंदर कानून है कि 18 साल से कम उम्र लड़की से अगर शादी हो तो उससे शादी और जो उससे अजवाजी ताल्लुकात हैं उसको रेप करार दिया जाएगा, तो क्या सिंध में इस कानून से पहले जितने भी ये जो कानून बनाने वाले खुद लोग हैं, इनके पेरेंट्स, इनके बड़े, इनके खानदान के लोग, ये जो इस वक्त ये बात उठा रहे हैं, अगर उनके अपने पेरेंट्स की शादियां 14, 15, 16 साल में हुई हैं तो अपनी उनकी औलादों के बारे में उनकी राय क्या है? दूसरी चीज एक चीज और, आज भी पूरे के पूरे सिंध में सिवाय शहरी चंद इलाके छोड़ दीजिए, ये जितने कानून साज इदारे हैं, यानी कि जिन लोगों ने कानून बनाया, उनके तमाम तर हलकों में चले जाएं, भले से सूबाई हो, कौमी हो, वहां अब भी 14 साल और 15 साल में हो रही है। पूरा थर उठा के देख लें, आप किसी भी सिंध के छोटे बड़े शहर में उठा के ले, वहां 14-15 साल के अंदर शादी हो रही है। ये तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं फारूक भाई, ये तो दीन इस्लाम को हिट करना और ये लिबरल मोमबत्ती माफिया वाली जो कैंपेन है, ये तो बिल्कुल उसी टो के ऊपर जा रहा है मामला, और कनेक्शन तो वही मिल रहे हैं बिलाखिर। जी अरमान भाई। देखिए बिलाल, ये जो आपने बात की है ना अभी कि जो खिलाफ इस्लाम जो होगा वो कानून यहाँ पर नहीं चल सकता क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो सिर्फ यही कानून नहीं है, और भी कई कानून है जो कि खिलाफ शरअ हैं, खिलाफ इस्लाम हैं, और वो कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और वो यहाँ पर अभी भी राइज हैं। और हमारे यहाँ शरीयत कोर्ट भी चल रही है, पैरेलल कानून चल रहे हैं, शरीयत कोर्ट अलग चल रही है। जब यहाँ फैसला नहीं हो पाता है तो फिर हम मामले को शरीयत कोर्ट लेके चले जाते हैं। तलाक के और जो फरोई मसाइल हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि जिनका फैसला जब यहाँ आम कोर्ट्स में होता है तो फिर उसके बाद में जो है वो शरीयत कोर्ट में जो है जाके चैलेंज किया जाता है कि नहीं जी, शरीयत के हिसाब से तो ये गलत हो गया है। और उसमें जो है वो तलाक के तो बहुत सारे मामला इस तरह के हो रहे होते हैं। तो आमतौर पर अच्छा, फिर 18 साल की एक जो है वो हमने माइनर और उसकी एज रखी हुई कि बलोगत की उम्र जो है वो 18 साल। कहाँ है 18 साल बलोगत की उम्र? कहाँ है इस्लाम के अंदर बलोगत की उम्र 18 साल? इस्लाम में तो कहीं नहीं लिखा है कि 18 साल की बलोगत की उम्र है। एक कंट्रडिक्शन दी आ जाती है। फिर शादियों में भी मामला आते हैं, और दो शादियां या फिर निकाह के ऊपर जो है वो निकाह में जो है वो डॉक्यूमेंटेड निकाहनामा जरूरी नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में तो कहीं नहीं। इस्लाम में तो जुबानी शादी हो गई, निकाह हो गया, जुबानी ईजाब व कबूल हो गया तो निकाह हो गया, और वो गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो गया तो निकाह हो जाता है। और वो गवाह जो है होती इसीलिए कि वो गवाही देंगे जी हाँ जी निकाह हो चुका है इनका। तो वहाँ तो डॉक्यूमेंट भी जरूरी नहीं है, लेकिन कानून में तो डॉक्यूमेंट आपकी जब तक नहीं है तो आपका तो निकाह ही तस्वुर नहीं किया जाता कि ये निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये कंट्राडिक्शंस तो हैं हमारे कानून में भी और फिर उसमें भी। और एक बात और, यहाँ पर खवातीन बुरा मानेंगे लेकिन कानून हमारे पास ये भी कि दूसरी शादी करने से पहले इजाजत लेंगे पहली बीवी से। इस्लाम में कहाँ है इजाजत लेना? तो ये तमाम चीजें जो है वो, इसके अलावा भी और भी कई मामला हैं जो कि कंट्राडिक्शन है और इस तरफ जो है वो सोचा नहीं जाता है। हम जो है वो जब कोई अब ये मामला आया है तो इस तरफ जो है सबकी नजर जा रही है और सबकी जो है तवज्जो इस तरफ जा रही है, लेकिन ये मामला तो हैं और हम क्यों नहीं करते इसको? शरीयत कोर्ट भी हमने बनाई हुई है और हमने आम कोर्ट्स भी बनाई हुई है। पहले हम आम जो कन्वेंशनल कोर्ट्स हैं हम उनकी तरफ जाते हैं, वहां से फैसला कराते हैं, उसके बाद फिर हम शरीयत कोर्ट की तरफ जाते हैं। जब हमें वहाँ उसका फैसला अच्छा नहीं लगता है तो फिर हम शरीयत कोर्ट की तरफ जाते हैं। अगर उसका फैसला अच्छा लगता है तो नहीं, फिर शरीयत कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। जी शरीयत कोर्ट का फैसला अगर कबूल नहीं होता तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ये भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये भी होता है। तो हम जो है वो मामला ये है कि हम दीन को अपनी मर्जी से जो है ना वो कबूल करना चाहते हैं कि दीन हमारी मर्जी का हो। हम जो दीन कह रहा है वो हम उसकी मर्जी पर जो है वो नहीं चलने के लिए तैयार होते। तो ये तो मामला अगर जब तक ऐसे रहेंगे तो फिर हम भी जो है वो इसी तरह तीतर बटेर बने रहेंगे, हमारा कानून भी तीतर बटेर रहेगा। हम खुद क्लियर नहीं है। अरमान भाई देखें, नहीं अरमान भाई ये बात तो चले ठीक है कि अगर आप ये समझते हैं कि मॉडर्न
कुछ बीमारियां ऐसी आ गई हैं जिसकी वजह से आप ये महसूस करते हैं कि उम्र शादी जो है वो लड़की की, चले ठीक है 16 नहीं 18 साल होनी चाहिए, लेकिन ये बात तो चले इस बात पर तो डिबेट भी हो सकती है ना, लेकिन ये कहना कि अगर कोई किसी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में होगी तो उसके साथ रेप होगा, ये तो मैं फिर ये कह रहा हूं आज भी पूरे सिंध में चले जाएं आप, सिवाय चंद शहरी इलाकों के, पूरे सिंध में यही हो रहा है। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, खुद जो हमारी हिंदू बिरादरी है, आप थर पार को उठा के चले जाएं, 14 साल 13 साल 15 साल आप थर पार करना चाहें, मेरे व्लॉग्स है, अभी मैंने जश्न आज़ादी पर एक व्लॉग किया था और मैं गया था पेपर गली के अंदर। पेपर गली में हिंदू खवातीन जो थी पाकिस्तानी झंडे बेच रही थी, तो एक बड़ा अच्छा सा एक वो था व्लॉग था वो, जो मैंने इसको देखा, नोटिस किया, मैंने एक व्लॉग बना दिया। तो हिंदू खवातीन से मैंने जब बात की है, उसमें मैंने उनसे पूछा है, खातून जो बेच रही थी, उसमें मैंने पूछा तुम शादीशुदा हो? कहने लगी हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तो कहने लगी कि मैंने पूछा कितने बच्चे हैं? कहने 3 बच्चे हैं। शादी तुम्हारी कब हुई थी? कहने 12 साल की उम्र है। ये कराची में? कहने हाँ हमारे यहाँ तो होती 12 साल की उम्र में। तो बताइए ये आप थर पार कर क्यों जा रहे हैं? कराची में रहे आगे 12 साल का भी तो बताएं फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? व्लॉग देखिए, आगे व्लॉग देखिए। नहीं आगे का भी तो बताएं फिर क्या हुआ? अच्छा चले, वो इंटरव्यू जब चला तो आगे का भी बताएं फिर क्या हुआ? अच्छा भाभी ने पूछा होगा कि अरमान ये क्या कर रहे हो? नहीं वो ऐसे ही है, वो छोड़ देना उसको। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी जो है फारूक, मैं यानी कि ये जाकर व्लॉग बना रहे हैं और खवातीन से उनकी उम्रें पूछ रहे हैं, उनके वैसे वो एडिट कर देना चाहिए था, है ना? नहीं वैसे गैर मुनासिब चीज है कि आप कहीं जाके खवातीन से पूछ रहे हैं कि आपकी शादी हुई नहीं हुई, आपके कितने बच्चे हैं। वैसे ये मतलब आप क्या नहीं, देखिए आप ये क्या आप भी पूछते हैं बिलाल, आप भी तो पूछ रहे होते हैं। देखिए जब हमें जरूरत पड़ती है, जहाँ जरूरत पड़ती है वहां पूछ रहे होते हैं। नहीं देखिए मेरी बात सुने, वो उन खातून के लिए अरमान भाई बुजुर्ग थे यार आप। हाँ बिल्कुल। अच्छा चले जी। अच्छा अब आ जाए, बहुत सीरियस मौजूद चल रहा है इस वक्त। मैं हम ये कह रहा था कि भाई इस वक्त जो है ना वो मामला ये है कि हमारे यहाँ कानून जो है 2 तरह के हैं और इस पर एक अलग से एक बहस होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन ओपन होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हमें जो है वो ये कानून जो कवानीन है उनको इन लाइन विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन अच्छा चले नहीं कर। अच्छा अरमान भाई बहुत सारे लोग जाहिर है कि अब जहीर केस के अंदर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सब दे दी हैं। कल जाहिर है कि चलान भी इसका हो जाएगा, सारी चीजें, लेकिन बहुत सारे लोग भाई के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार हम काफी देर से जो है वो अल्ताफ भाई वाला जो केस जो है वो जेर समाअत था आज, तो उसमें कोई नई डेवलपमेंट्स हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फारूक भाई खसूसी तौर पर तशरीफ लाए थे आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर मेरी इत्तला के मुताबिक, जो मेरे जराये ने बताया है। तो फारूक भाई क्या आप थोड़ा सा ब्रीफ फारूक भाई कहीं गए भी थे, फारूक भाई कहीं गए भी थे, तो इसीलिए इनके बाल आज खबर लेकर आए हैं। हाँ वहां से खबर लाए। तो फारूक भाई के जो बाल हैं वो आज थोड़े से मतलब बिखरे हुए से हैं, तो ये वो मेहनत दौड़ मुशक्कत जो साफी करता है रिपोर्टर वही वाली है। अच्छा जी फारूक भाई। अच्छा 2 से 3 बातें। पहले जो अरमान भाई ने बोला ना कोई कानून होना चाहिए और कानून आगे पीछे और 2 तरह के कानून है 3 तरह के कानून, कोई किसी तरह का कानून नहीं है आपके मुल्क में भाई। आपके मुल्क में सिर्फ एक कानून है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कुछ नहीं है अरमान भाई, मैंने तो यही देखा है। ठीक है, बाकी हम उम्मीद दिलाने के लिए लोगों को बोलते हैं कि यार कानून है और ये वो है, वरना इस मुल्क में कोई कानून नहीं है। अब आ जाते हैं जनाब, मेरे बाल बिखरे उस पे, मैं अरमान भाई के साथ निकला था कोई 8:30 बजे। वैसे एक मिनट फारूक, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। बिलाल ये बात करते जो फारूक है ना, ये बात पता है क्या करता है? हाँ। एक उर्दू में एक कहावत है, 100 सुनार की 1 लोहार की। अच्छा हम इतनी देर से बक कर रहे होते हैं, आखिर में जाके 1 लोहार की मार। क्या मुल्क में कोई कानून नहीं है? अभी मुझे समझ नहीं आया, मेरी हौसला अफजाई थी क्या था, लेकिन ठीक है आदाब। ये भी हौसला अफजाई है। जी हाँ जी चले जी। आज कि मैं रास्ते में था तो मैं अभी लेट आया हूँ, लेकिन मैं बताऊं व्यूअर्स को कि हम एक बिल्कुल जो है ना एक ऐसा महसूस करते हैं यहाँ पे जैसे कि दोस्तों यारों की महफिल लगती है। तो एक ये वर्चुअल महफिल है जिसके अंदर बहुत सारे लोग हमको हम की शक्लें भी नहीं देखी हैं, लेकिन वो होती हैं। जैसे कि अभी
अच्छा जनाब, ये क्या अल्ताफ भाई का अब फ्यूचर क्या है, वापस आएंगे कि नहीं? देखें, भाई के हवाले से ये बात समझ लें कि भाई वापस नहीं आ सकते। मुख्तलिफ टेक्निकल चीजें, भाई वापस नहीं आ सकते, और भाई आना भी नहीं चाह रहे। और अगर वो आना चाह रहे हैं तो उनके वहां के जो साथी हैं वो उनको आने नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि आपको जाने की जरूरत नहीं है, और बस इतने नहीं ही नहीं काफी है मेरे ख्याल में। ये नहीं नहीं नहीं, ये कौन कह रहा है कि भाई को जो है वो पाकिस्तान आने की तो कोई बात नहीं कर रहा ना, मतलब ये मीन्स अभी के किसी ने पूछा है ना। पॉलिटिक्स। अच्छा, पाकिस्तान आने की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, किसी जाहिर है ने वो तो की। अभी तो भाई की जो एक्सरसाइज पूरी की पूरी है वो तो पाकिस्तान की सियासत में एंट्री के हवाले से है, ना कि पाकिस्तान में आने के हवाले से। अभी तो कोई इस तरह की कुछ चीज हमने भी नहीं अभी तो सुनी। अभी तो हाँ इनिशियल कंडीशन ये है कि जनाब आज वो मैं उसी लिए आया था। जनाब तो उसमें आया तो वहां पे हुआ ये कि आप भी जानते हैं बिलाल, इस हाँ वक्त तो बेचारे वो बच्चे जो थे निसार पंवर साहब के, वो अपने वालिद साहब के लिए बेचारे परेशान हैं और उनके लिए परेशान थे। तो मेरे ख्याल में अभी 11:30 हो रहे हैं। मेरी मेरे ख्याल में कल 11:30 बजे तक कुछ ना कुछ उनका हो जाना चाहिए, उनको वापस आ जाना चाहिए या कोर्ट में आ जाना चाहिए। बाकी तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। बाकी ये कि वो चीजें चल रही हैं अंडर द टेबल, और उस दिन जितने लोग होने थे उतने लोग नहीं थे, ये भी एक इशू है। कुछ ज्यादा लोग होने चाहिए थे नहीं, जो कितने कोर्ट लोग में होने जिस चाहिए थे आपके? नहीं नहीं, कितने लोग होने चाहिए थे? बस ऐसे ही होता है ना, जब आपकी पार्टी को काम ना करने दिया जाए, आप बिल्कुल 6-7 साल तक मुसलसल सीन से आउट हो, तो फर्क में एक साथ तो हजारों लोग नहीं निकलते ना, थोड़े थोड़े करके निकलते हैं। हमने तो हमेशा से देखा है, चार सौ हमेशा से पांच सौ ऐसा। लोग भी 400-500 लोग तो होने चाहिए थे। देखें, जब नहीं तो आप बता रहे होते ना, आप जब ये बता रहे होते ना कि जनाब इनका जो है ना, इनका जो मतलब इनका मुतबादिल मैं हूं, तो फिर हम्म, उसके लिए आपको जरूरत होती है कि जनाब आप अपने आप को शो कराएं कि मैं ये हूं। और जो ये क्या लिखा है, फारूक भाई बाबा जी का मूड कैसा है? देखें, भाई के लिए, भाई का तो लिए क्या है मुझे नहीं मालूम। बाबा जी क्योंकि बाबा जी नवंबर में जा रहे हैं हमारे दोस्त। जी, पता नहीं जा रहे नहीं जा रहे। जा रहे हैं मई वाकई? में जा आप खबर दे रहे हैं ये? मई नहीं नहीं मई नहीं नहीं, नवंबर में जाना है नहीं जाना, सारा रोला तो यही है। नहीं 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 नहीं, नहीं। वो जो है ना, कौन सी कोच थी यार, कायनात कोच। हाँ हाँ कायनात कोच के कंडक्टर ने मुझे बताया कि जो मेरे बाबा जी हैं जिनके हाथ में मेरी बैत है, हाँ। वो नवंबर में नहीं है आ रहे, वो मई तक हैं यहीं, और मई को वो कराची आएंगे, तो फिर उनके हाथ में उनसे मुलाकात होगी मेरी। लेकिन नवंबर में मेरे उन्होंने बताया, जो जो उनसे मुलाकात करते हैं उन्होंने बोला जनाब नवंबर में तो अभी कोई चांस नहीं है। और अच्छा इसीलिए वही चीजें तय कर रहे हैं, वही चीजें कर रहे हैं। हाँ। बज़ाहिर उन्होंने उन्होंने बोला कि अभी तक यही फैसला है मई का। तो बाबा जी तो बाबा जी हैं हमारे। हम्म। नहीं नहीं नहीं, हम यार ये पता नहीं आपने कौन से गोले की बात कौन से गोले पे कर दी है, पता नहीं आप दूसरे गोले पे बैठ के बात करें। हमें समझ में नहीं आई आपने क्या बात की है। अरमान भाई, आपको समझ में आई इन्होंने क्या बात की है? नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आई। ये बिल्कुल खुलखुला के बात नहीं करते हैं, बहुत पता नहीं ऐसी बातें अच्छा कर रहे खुल के होते हैं बोलते जो। तो नहीं रे, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ा ट्रांसफर होना था, हाँ और उस अफसर के ट्रांसफर से आगे पीछे के मामलात में चीजें तय पानी होती हैं। हाँ, अभी उनके जो ट्रांसफर है मार्च या मई तक मुश्किल है, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज जारी रहेंगी। अच्छा, कराची में भी कोई वो बड़ी तब्दीली करने के इस वक्त ख्वाह नहीं है, क्योंकि अगले नहीं साबित नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं फारूक भाई, जिन्हें नवंबर में जाना था वो नवंबर में नहीं जा रहे, आप खबर ये दे रहे हैं। और मैं जिनका ये एक्सटेंशन है कह ट्रांसफर, रहा हूँ मई तक। मैं ये कह रहा हूँ कि जी भाई ना, जुडिशियल अफसर का एक जाना था नवंबर में, सॉरी एक अफसर साहब को जाना था नवंबर में,
पता है उन्होंने तय किया हुआ है कि ये इन दोस्तों ने तय किया हुआ है कि मेरा हिसाब किताब बराबर करके जाएंगे। ये जुडिशियल अफसर कहाँ से आ गए यार? भाई हमें तो इतना पता है कि नवंबर में एक शख्सियत ने जाना था, उनकी जगह दूसरी किसी शख्सियत ने आना था। आप ये कह रहे हैं कि वो नवंबर में नहीं जा रहे हैं, मई तक यहाँ पर हैं। सिंपल सी बात करें ना, ये पता नहीं कौन सा आप देखिए फारूक, बात ये करें देखिए, अगर जिनको नवंबर में जाना था वो अगले नवंबर तक नहीं जा रहे तो बात समझ में बस नहीं, बात तो बनती। हाँ, ये मई वाली नहीं बन रही है, मई से ही जो लेकर आएंगे तो फिर हम आपसे फिर बैक करेंगे भाई। साल ये तो मई वही का कोई वहां पर ऐसा नहीं होता। साल तो हो सकता है, साल तो एक्सटेंड हो सकता है ये मई। हाँ भाई मैं तो वुजदान की बातें कर रहा हूँ, वुजदान की बातें आज तक किसी को समझ नहीं है। आई है तो बता दें। आप इनसे मिलें, आप इनसे मिलें। हाँ ये छोटी वुजदानी है, अच्छा। अगर ये नजर आ जाए तो आपको, ये आके बैठ गई है मेरी गोद में। नहीं, आप इनकी तस्वीर रहने दें अभी तो। खैर हाँ, तो आप नहीं, हमें नहीं समझ में आ रही यार कि आप या तो बात करें सिंपल सी कि नवंबर टू नवंबर एक्सटेंशन, ठीक है, ये हमें समझ में आता है। कह रहा हूँ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यार आप मुझसे जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं अपने पीर साहब से पूछ के आया हूँ, आप मुझसे बोल रहे हैं कि पीर साहब से नहीं पूछो। अब आपकी मर्जी की खबर क्यों दूंगा भाई मैं? क्यों मैं दूं आपकी मर्जी का? बताओ भाई। भाई मैंने बोला वुजदान आया है, अब वुजदान में तो भाई इसी तरह की आती है टेढ़ी मेढ़ी बातें। यार ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही या तो नवंबर। अच्छा चलो फारूक भाई, यार पिछला वाला कमेंट निकालना जरा, दोबारा लगाना। फारूक भाई आपका जो है माजिद खान का आपने लगाया था ना, तो अभी पहले मेरी सुने। हाँ, माजिद खान का पता नहीं कहाँ चला गया माजिद। हाँ ये फारूक आपकी में मुश्किल आसान हो गई, देखें ये पढ़ लें आप, इन्होंने बता दिया, अब ये खबर इन्होंने दे दी है। अच्छा देखिए, अगर ये नवंबर में चले गए तो चले गए, लेकिन अगले नवंबर तक नहीं जाएंगे, मार्च में जाएंगे या मई में जाएंगे। ये हमें समझ में नहीं आ रही, ये तो नहीं अरमान भाई, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कहां से आ गई? ये वजदान में आज, और वजदान इसका जो है ना आज सितारे नहीं मिल रहे। नहीं सितारे नहीं मिल रहे आज, इसका वजदान समझ में नहीं आ रही। यहीं पर हैं, देखें हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, हो जाएगा फैसला। अच्छा हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं। अच्छा लेकिन फारूक भाई आप ये कह रहे हैं कि जो लग ये रहा है कि जाहिर है, और हम अपने ऑडियंस को सीधा सा बता देते हैं साफ साफ। फारूक भाई मुमकिन है आप वुजदानी कैफियत के अंदर नहीं बता पा रहे, आप ये कह रहे हैं जिनको नवंबर में जाना था वो नवंबर में नहीं बल्कि मार्च अप्रैल तक यहीं पर हैं। तो इसका मतलब यह है बानी एमक्यूएम से मुतल्लिक जो भी पॉलिसीज हैं उनमें ठहराव रहेगा, किसी भी किस्म का बदलाव नहीं आएगा। जो रवैया पहले था, जो पॉलिसी पहले थी, वो अब भी रहेगी और वो कंटिन्यू रहेगी। यही बात है, यही बात है ना अरमान भाई? ये कह रहे हैं ये वाली बात है बिल्कुल, लेकिन इन्होंने पता नहीं कहां से हमें एक गोले से निकाल के दूसरे गोले पे ले गए, दूसरे से पहले गोले पर लाए और कहा कि वुजदानी कैफियत है, और बात ये निकली है सीधी सी। अब बताएं। हाँ, इसका मतलब है अब तो चल 12 ठीक है, छोड़ दें, अभी बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, इतना ही रखें आज। अच्छा, ये ताहिर भट्ट कह रहे हैं कि फारूक भाई के सितारे आज गर्दिश में हैं। अच्छा चलें, एक चीज हम आपको बताते हैं कि आज जो है वो मौसिर पावर की एप्लीकेशन लगी हुई थी जो कि निसार पावर साहब के साहबजादे हैं, और मोहसिन का ये कहना था कि उनके वालिद को जो 30 अगस्त है उसकी रात 12:30 बजे जो है उनके घर से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनको हिरासत में लिया, और उसके बाद से अब तक उनका कुछ पता नहीं है। और इस केस की समाज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की है, और अदालत ने इस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला, आईजी सिंध और दीगर जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और उनसे जवाब तलब कर लिया है। तो अब देखना यह है कि जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उससे पहले निसार परमर साहब बाजियाब होते हैं या नहीं होते। एक और चीज मैं आपको बता दूं जो थोड़ा सा कानूनी तौर के ऊपर बहुत सारे लोगों के लिए आगाही होगी, कि जो पिटीशन जो निसार परमर साहब की है बानी एमक्यूएम पर जो पाबंदी हटवाने से मुतल्लिक है,
उसमें अब निसार परवर साहब का खुद पेश होना जरूरी नहीं है एक्चुअली, उनके वकील अगर पेश हो रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। तो अब देखना यह है कि उनके जो वकील हैं खालिद मुमताज साहब, वो उस पटिशन को कितना अरसा लेके चलते हैं। क्या अदालत ने जो एतराज़ात उठाए हैं मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, यानी कि दरख्वास्त के काबिल समात होने से के बारे में, और ये भी अदालत ने कहा है कि आप हमें ये भी इत्मीनान दिलाएं कि क्या जो बानी एमक्यूएम है, यानी कि फर्द वाहिद के ऊपर ये जो पैमरा की पाबंदी है, तो क्या बानी एमक्यूएम ने निसार परवर साहब को ऑथराइज किया है, कोई अथॉरिटी लेटर है या नहीं। और एक और अहम सवाल जो इमरान खान की पिटीशन में अली जैदी जो आए थे, इमरान खान पर जो पाबंदी लगी थी, उसमें भी यही उठाया था कि फर्द वाहिद पर जो पाबंदी आयद की जाती है उसमें क्या पार्टी फरीक बनकर आकर अदालत में मैटर को चैलेंज कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अब देखना यह है कि ये जो पटिशन है जो निसार परवर साहब की, निसार परवर साहब का उसमें होना लाजिम नहीं है। अगर खालिद मुमताज साहब जब तक हैं तो खालिद मुमताज साहब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना यह है कि वो अदालत को इन पर जो नुकात अदालत ने उठाए हैं उस पर इत्मीनान बख्श जवाब जमा कराते या नहीं कराते। जहां तक मिसिंग पर्सन की जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जाहिर है कि आपको पता है कि उसके ऊपर आज नोटिस हो गए। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तो क्या कहेंगे फारूक भाई, अब जो हमने आपकी मुश्किल बहुत आसान कर दी है, तो अब आप बताएं कि वुजदानी कैफियत वाली कोई खबर और मौजूद है या नहीं है। मैंने आपसे बोला कि अगर कोई तब्दीली आई तो 17 सितंबर को एक प्रोग्राम हो जाएगा। बसूरत दीगर मामलात ऐसे चलते रहेंगे। गुज़िश्ता दिनों में भी जो बात हुई थी तो मैंने कहा था 6 महीने की एक्सटेंशन के मामलात हैं एक अफसर साहब के। मैं किसी अफसर का नाम नहीं ले रहा भाई, मुझे ना फंसाएं। ठीक है, और नहीं हम आप फंसाने वाले ही काम कर रहे हैं ऐसे आप। लेकिन नहीं हम जी जी अब आपने बोला नवंबर टू नवंबर, मैं कह रहा हूँ नवंबर टू नवंबर नहीं, मई या मार्च अगर हुई तो इतनी होगी, नवंबर टू नवंबर नहीं होगी। नवंबर टू नवंबर नहीं हो रही। चलें देखें इस तो मार्च या तो इसी नवंबर को मामला खत्म हो जाएंगे, 2 सितंबर में आपको पता चल जाएगा। कितने सितंबर को? या तो सितंबर में आपको पता चल जाएगा, नहीं तो फिर नवंबर में ये साहब नहीं गए तो फिर ये मार्च या मई तक रहेंगे। अच्छा, ये फारूक भाई के लिए एक मैसेज है, फारूक भाई इसको पढ़ लें और जवाब दीजिए प्लीज। नहीं, मैं असल में यही बता रहा था कि मैं असल में अरमान भाई और ये जो बिलाल भाई है ना, ये अफसर लोग हैं, ये लोग टाइम पे घर भी आ जाते हैं और दीगर चीजें भी होती हैं। हम जो है ना इनके खादिम हैं, तो हमारा काम होता है कि ये जो कमेंट है ना फारूक, ये पूछना चाह रहे हैं आप आ कहाँ से रहे? हाँ हाँ हाँ, ये इसका मतलब ये है। अरमान भाई ने कहा था कि आपको कहीं बुलाया गया था आज या आप कहीं होकर आए हो। ये कमेंट का मतलब यही है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। वो मैं बता रहा हूँ ना, मैं खादिम हूँ तो इनकी खिदमत के लिए घूम रहा होता हूँ इधर उधर। तो हमारी खिदमत के लिए? अरमान भाई होगा इनके हमारी खिदमत के लिए नहीं भाई, आप क्या हो गया आप, हमें तो पता नहीं 6-8 घंटे से आप कहाँ थे, फोन भी बंद था आपका, पता नहीं कहाँ थे। एनीवे, तो बस इतना ही काफी है। अच्छा अरमान भाई जी 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 हाँ, कुछ कह रहे हैं फारूक भाई? ठीक ना हो रहा हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ कि यही हो। अच्छा जी, अरमान भाई क्या कहेंगे किस बारे में? फारूक जो कहाँ से आ रहे हैं उस बारे में? जी 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 नहीं छोड़े यार, रहने दे, पर्दा डाला रहने दे इसमें। अब जो है फारूक ने बता दिया, और वो जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं और वुजदानी कैफियत में आज, और तो अंदाजा तो हो गया ना आपको कि कहाँ से आ रहे हैं। आप इसको मजीद डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो फिर आप पूछेंगे भाई वो जगह कौन सी है जहाँ पर है। जी जी हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। जी जी उन्हें हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। अरमान भाई, ये जो फ्लड आया है उसमें सुना है कि यूनिसेफ ने जो है बाकायदा एक रिपोर्ट बताई है, तो आप अगर 20 से 30 सेकंड में उसको बता दें कि लोगों को कि उस रिपोर्ट के क्या नुकात हैं और क्या खदशा जाहिर किए हैं, तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं नाज़रीन आज। हाँ, अब ये मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी ये फिलहाल ये रिपोर्ट, और बड़ा अफसोसनाक बात होगी अगर ऐसा है तो, कि यूनिसेफ ने कहा है, क्योंकि यूनिसेफ जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का वो अदारा है जो बच्चों के लिए काम करता है, तो उन्होंने बच्चों के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है और जो फ्लैश फ्लड्स और रेन, जो बारिश की वजह से जो पानी आया है,
उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें अब तक जो उनके सर्वे हुआ है उसमें 30 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि दे आर एट रिस्क टू जो बीमारियां हैं, उनका डायरिया है और दीगर जो अमराज हैं जो वबाएं फूटने वाली हैं, बल्कि फूट चुकी हैं अब कई इलाकों में, तो वो रिस्क पर हैं वहाँ पर। और प्लस ये ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार भी हो सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन जो है ये उसके लिए भी जो है एक्सपोज हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है वो शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत और बीमारियों का शिकार जो है वो 30 लाख बच्चे दे आर एट रिस्क अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। तो इस वक्त जो है वो सारी तवज्जो गवर्नमेंट की भी और तमाम जो इमदादी जो लोग काम कर रहे हैं, जो NGOs भी काम कर रही हैं, उनकी तमाम तर तवज्जो है कि भी तो खाना पहुंचाएं वहां पर और लोगों को निकालें वहां से। अरे हुकूमत की कहाँ से आ गई अरमान भाई, हुकूमत की कहाँ से आ गई? ये तो करप्ट किस्म के लोग हैं, ये तो अल्लाह माफ करे इनको। तो मैं सच्ची बात है, बड़ी कड़वी बात हो जाएगी, इनका तो सख्त एहतसाब करना चाहिए। जिनको ये 4 महीने से पहले से पता था कि पाकिस्तान के अंदर इतनी संगीन नौयत की सिचुएशन होगी, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये अब हेलीकॉप्टर में दौरे करते फिर रहे हैं। ये सियासतदान, ये जो वजीर हैं जितने भी, इन सबको नहीं पता था कि कौन कौन से इलाके में ये सूरत हाल पैदा होगी? सबको पता थी, सबको पता थी। बिल्कुल सही ये बात आप है, देखें, बिल्कुल ये सही बात तस्वीरें है। खिंचवा रहे हैं और एक ने फेसबुक पे बहुत अच्छा लिखा हुआ था, ये इन इलाकों में जो सैलाब ज़दगान के इलाके ना, यहाँ पर तस्वीर कैमरा लेके जाना बंद कर दें, ये सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। ये सारे मिनिस्टर जाकर, ये और वजीर बिलाल ये आला जो है ना जाकर, सिर्फ और बिलाल ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं है, बल्कि तमाम पूरे पाकिस्तान में फेडरल सर गवर्नमेंट हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, ये सबकी ये सब बात है बेस कि हैं, मैट ये सब ऑफिस जो है बेस हैं। उसके मैट ऑफिस ने 4 महीने पहले से वार्न करना शुरू कर दिया था कि ये होने वाला है। और जो है इनके किसी के भी कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। किसी ने जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं किए, किसी ने पहले से जो है वो कोई बंद नहीं बांधे इस आफत का मुकाबला करने के लिए, इस आफत से बचने के लिए। बिल्कुल सही बात है, बड़े बेस किस्म के लोग हैं जी। ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें बना रहे हैं, मूवीज बना रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहे, और सिर्फ ड्रामेबाजी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। जो कुछ काम कर रहा है वो निजी सेक्टर कर रहा है। निजी सेक्टर जो है वो मुख्तलिफ, हम किसी एक आध का नाम नहीं ले रहे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं निजी सेक्टर्स के, जो कि वहां जाके उनके रजाकार बाकायदा तौर पे जो है वो अमली तौर पर वहां नजर आ रहे हैं। लेकिन जो अगर गवर्नमेंट की बात करें, मानवी गवर्नमेंट तो कहीं नजर नहीं आ रही हमें, सिवाय इसके के ऐलानात करने के, हमने ये कर दिया, आज हम ये कर रहे हैं, हमें दुख हुआ, फला इलाका डूबने पे हमें दुख हो गया, हमारा एहसास ये, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। कल एक वीडियो मैंने देखी है मरियम नवाज की, एक खातून से कोई, जो एक यूट्यूबर है वो पूछ रहा था कि बीबी आपसे मरियम मिली है तो क्या कहेंगे? उसने कहा मेरे सर के ऊपर हाथ फेर के चली गई। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा सर पे हाथ फेरा, कुछ नहीं दिया। उसने कहा, जो यूट्यूबर था, उसने कहा तो आप तो बड़ी खुशकिस्मत है कि मरियम ने आपके सर पे हाथ फेरा, वो बूढ़ी खातून थी। तो उसने कहा भाई मैं कहां से खुशकिस्मत हूं, मुझे रोटी चाहिए, मुझे खाने के लिए चाहिए, या सर के ऊपर हाथ फेर के बंदा निकल जाए। और उसने बददुआएं दे रही थी वो पॉलिटिशियंस को, मरियम के बारे में बहुत बुरा भला कह रही थी। ये सब पॉलिटिशियंस यहीं पर, ये सिंध से लेके बलूचिस्तान चले जाएं, पंजाब चले जाएं, ये सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और कैमरों के आगे आके मूवीज बनवाते हैं, उसके बाद प्रेस रिलीज जारी करवा देते हैं और अपने आप को बस ये शो पीस के तौर के ऊपर यहाँ कैश करवा रहे हैं। और जैसे कि फारूक ने भी कहा था, की राय से खिलाफ है, जी मेरा जी आप जी लोगों की फारूक, राय से खिलाफ। देखिए जो पॉलिटिशियंस है ना, इनके पास 40 से 45% तक शेयर है सिर्फ। इन पॉलिटिशियंस के पास गालियों का शेयर भी 40 से 45% तक होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारे मामलात में उनके पास इख्तियारात कम हैं, तो जिस कदर उनके इख्तियारात हैं उतनी ही गालियां देनी चाहिए तमाम पॉलिटिशियंस। और ये जो बात 4 महीने की चली ना, 4 महीने तो आपके मैट ऑफिस से बोला है। आपको हमारे दोस्त हैं, वो क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं, माहौलियात पे काम करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, और बुनियादी तौर पर यूके बेस्ड जर्नलिस्ट हैं। तो एक जो हमारे जो प्रेस क्लब और की जो होते हैं राब्ते, उस राब्ते के थ्रू एक जूम मीटिंग में उन्होंने बताया कि 6-7 साल से मुख्तलिफ जो माहौलियात के ऊपर काम करने वाले इदारे हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वार्न कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज से आपके साथ मसाइल हो सकते हैं। या तो आपको खैरसाली का सामना करना पड़ेगा बारिश ना होने के बाइस, या बारिश होने के बाइस।
लेकिन 60 से 70% इम्कान है कि आपके पास बहुत बारिशें बरसने वाली हैं। और उन्होंने टाइमिंग भी बता दी थी कि जनाब ये 2022 में ये। तो जब आपके पास 6 या 7 साल से मालूम था, आपको अंदाजा था कि आप 2010 की सिचुएशन में जा रहे हैं, गो के 2010 से बहुत सिचुएशन है, तो आप बताएं कि ये मुजरिमाना गफलत है या नहीं है। इंतजामी इदारों में जो जो लोग मौजूद हैं, क्या उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या उनके खिलाफ मुकदमात नहीं बनने चाहिए? ये सब कुछ होना चाहिए। और अगर हमने ये सब लटकाना चाहिए, सीधी सी बात है। आपको तो ऐसा इनकलाब की जरूरत है फारूक भाई, उसके बगैर तो आप नहीं, आपका मुल्क नहीं सुधरेगा। देखिए एक के बाद एक क्राइसिस है, एक के बाद एक क्राइसिस हमारे साथ तो सारे मुल्क से बाहर है, अब क्या करें? हाँ ये मसला भी है अरमान भाई, ये मसला भी है कि जितने इनकलाबी हैं वो मुल्क से बाहर हैं। अब क्या करें बताएं। सही बात है। तो बस अभी जो है मौजूद जो लोग हैं, असल में जो इनकलाबी बनना चाहता है ना, बन रहा होता है, वो मुल्क से बाहर ही चला जाता है, उसको जाना पड़ जाता है, मजबूरी होती है। नहीं यार, अब अरमान भाई भी हिम्मत नहीं पकड़ लेना। मैं तो कह रहा हूँ अरमान भाई आप क़यादत करें हमारी, असाइलम ले लूं कहीं। आपने तो कुछ बोला भी नहीं, अभी से असाइलम ले लेंगे। नहीं आपको तो कैसे मिलेगा? आप कहना यही चाह रहे हैं? अच्छा ठीक। देखिए हमने तो उस वक्त नहीं लिया असाइलम जब जो है वो, मतलब असाइलम क्या, जब तो जो है वो यहाँ से जा सकते थे आराम से, और उस वक्त हम नहीं गए, तो अभी आप क्या जाएंगे यार फारूक भाई, अब क्या हम करेंगे? सहाफी तो मराद याफ्ता तबका है अरमान भाई, हम सहाफी मराद याफ्ता तबका है, हम तो कभी भी जा सकते हैं। हम खैर ये एक लंबी बहस है। एनीवे बहरहाल हाँ, लेकिन अभी तो फिलहाल वो 30 लाख बच्चों का क्या होगा? 30 लाख बच्चे, एक तो ये है कि ये कभी भी जो है ना, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल फिगर्स होती हैं वो उस पर भी लोग रिलाई नहीं करते। वो भी जो है वो अभी जो है वो आगे पीछे हाँ, बहुत आगे पीछे नहीं होती, पीछे पीछे होती है, मतलब बहुत ही कम होती हैं, वो एक्चुअल फिगर्स नहीं होती हैं। अभी बच्चे खुदा ना खास्ता पता नहीं मेल न्यूट्रिशन की वजह से या डायरिया की वजह से या और दीगर जो अमराज होंगे, अभी जो वाटर बॉर्न डिजीज होंगी, देखिए अरमान भाई, सिंपल सी चीज है। पानी खड़ा हुआ है, ये पानी नहीं निकलेगा, गंदगी फैलेगी, डायरिया फैलेगा, चूंकि लोग इसी में से पानी पिएंगे। ठीक है, ये पानी यहाँ रहेगा, ये गंदगी फैलेगी और इसमें मच्छर पैदा होगा, डेंगू आएगा। ठीक है, इसी पानी को पीने से, और या ये पानी थोड़ा सा आगे जाता है और लोग साफ पानी समझ के इसी को पीते हैं, पेट के अमराज सारे पैदा हो जाएंगे आपके पास और आप एक बड़ी मुश्किल के अंदर चले जाएंगे। नंबर 3, फिर इसके बाद ये जो जानवर मर रहे हैं इस पानी के अंदर, इंसानी लाशें भी इसी पानी के अंदर हैं, और जो हैवानात हैं, हशरात हैं, ये जानवर हैं, वो सारे के सारे उनकी लाशें भी इसी पानी के अंदर हैं। और यही पानी अगर इंसान पी लेगा या उसको इस्तेमाल कर लेगा या उसे नहा लेगा, तो आने वाले वक्त के अंदर इंसानों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ क्या होने जा रहा है अरमान भाई, ये इस पर बात कोई नहीं कर रहा। ना मीडिया बात कर रहा है, ना गवर्नमेंट बात कर रही है। देखिए मेरी बात सुने, लोगों को इस वक्त खाने की जरूरत तो है, लेकिन वहां साफ पानी पीने की भी जरूरत तो है ना। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। आप डब्बे के डब्बे भरकर जो है ना वो बोरियां भेज रहे हैं सामान की, पानी की बोतलें कोई नहीं भेज रहा और लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो वही वाला पानी पिए। भाई क्या हो गया है यार आपको? आप जितनी मर्जी दवाइयां भेज दें, बीमारी खत्म करने के आपने जो जो मामलात हैं उसको नहीं रोका, बल्कि आपने दवाइयां भेज रहे हैं, यहाँ से इमदाद भेज रहे हैं, खुश्क मेवाजात भेज रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ भेज रहे हैं। मसला सारा यही है, जैसे फारूक सभी ने कहा है, आपकी प्रायोरिटीज नहीं है। तस्वीरें खिंचवाना, शोबाजियां करना, ज्यादा सामान इकट्ठा करके कोई वीडियो बनाकर शेयर कर देना, ये आपका मकसद है पॉलिटिशियंस का, या जो भी है, जो फारूक जिसकी तरफ इशारा कर रहा है। अगर बाकी लोग भी इस तरह कर रहे हैं तो वो भी इसी लायक हैं कि उनके हवाले से भी सख्त एहतसाब हो, लेकिन मुजम्मत करने से मेरे ख्याल है मामला चलेंगे नहीं। मेरा ख्याल है कि कड़ा किस्म का कोई एहतसाब हो, सख्त मुहासबा हो, अदरवाइज मेरा ख्याल है कि फारूक जो अरमान भाई, ये मुल्क जो है वो सस्टेन होता दिखाई नहीं दे रहा। ये तो बद से बदतर सूरत हाल जा रही है।
और ये जो जिस तरफ फारूक भाई ने निशानदेही की है कि 6 साल से आलमी प्लेटफॉर्म्स जो इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, गवर्नमेंट को वार्न कर रहे थे, और अभी भी वार्निंग ये है कि ये सारा सिस्टम अगले 15 साल तक चलेगा अनटिल अनलेस कि आप वो जो मेजर्स आपने लेने हैं वो ना ले, आप ले लें। अगर आपने वो मेजर्स नहीं लिए तो आप कंटिन्यू मजीद पता नहीं कितने बरस और चीज चलता रहेगा। तो आप तो मुस्तकिल एक कह साल ज़्यादा मुल्क में जा रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। आने वाला वक्त तो यही बता रहा है। गवर्नमेंट की लॉटरी खुल जाती है बिलाल, आप जो है वो इमदाद लेते हैं और इमदाद में फिर जो करप्शन होती है वो फिर तो देख रहे हैं, इमदाद पहुंचती नहीं है वहां तक, डॉलर्स के डॉलर्स आ रहे होते हैं। ये तो एक अपॉर्चुनिटी, देखिए उनके लिए तो एक अपॉर्चुनिटी है ना ये, हम इसको आफत समझ रहे हैं लेकिन उनके लिए जो खाने कमाने वाले लोग हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ये, कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आप जो है जहां से बिठा के डिप्लोमेट्स को पूरा दौरा करा रहे हैं कि देखें जी हमारे कितनी तबाही आ गई, हमें और इमदाद चाहिए। तो हम तो ये भीख मांग रहे हैं ना, हम तो जो है वो कशकोर लेके बैठे हुए हैं। हमें तो जो है वो ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है कि जो है इस तरह से जितनी इमदाद आएगी उसमें जो है वो हमारे मजे आएंगे। तो अभी तो ये मामला हो चुका है, आपको कोई पैसे देने पे जिस तरह तैयार नहीं है तो आप इस तरह से पैसे लेंगे। अब आप जी फारूक इसे कंक्लूड करें प्लीज, फिर हमसे आज से कुछ साल पहले आज ही के दिन एक साहब पकड़े गए थे एक निजी अस्पताल से, और मैंने और बिलाल ने वो स्टोरी दी थी और आज फेसबुक की मेमोरीज में मेरी वो आई, जिसमें वो एक मिनिस्टर थे शजील इनाम मेमन, जिनको साबिक चीफ जस्टिस ने पकड़ा और उन्होंने कहा कि इनके पास से शराब बरामद हुई। इस मुल्क में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से जो दावा किया गया था शराब बरामद हुई, 7 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक वो दावा साबित नहीं हुआ। आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इनकलाबी इक़दामात लिए जाएं, कम से कम कुछ मेजर्स लिए जाएं। बिलाल बात कर रहे हैं कि उनको पानी पिलाया जाए, उनको पानी पहुंचाया जाए। इस वक्त सिंध की हालत यह है कि सांगड़ में एक रिक्शा ड्राइवर जो वहां का मुकामी है, वो आता है, वो रिक्शा रोकता है और बोलता है कि मैं आपको राशन दिलाता हूं। वो एक लड़की को बिठाता है, 2 दिन उसको अपने पास रखता है, उसको नशा देता है और उसको ज्यादती का निशाना बनाता है। यह आपके मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज है। यहाँ से इमदादी सामान लेके कुछ नौजवान गए, और वो इसलिए गए कि उन्होंने कहा कि जनाब हम खुद पहुंचाएंगे, हम किसी इमदादी सरगर्मी की तंजीम पे एतमाद नहीं कर रहे। वो यहाँ से रवाना हुए, और जब वो जहाँ उनको जाना था दादू की साइड पे, क्योंकि वहां उन्होंने सुना था कि भाई मामला अब वहां खराब होना शुरू हुए हैं, रास्ते में उनको लोगों ने घेर लिया, जो कि मुकामी पुलिस में उन्होंने अपना सुख के बायस मालूम किया तो पता चला कि वहां के मुकामी कौम परस्त लीडर्स थे। ये जो कौम परस्त है ना, सारे बुनियादी तौर पे पेट परस्त साबित हुए। इनसे आप घर खाली करवा लें, कब्जे करवा लें, सब कुछ कर लें। खैर मैं उसके ऊपर बात पे आता हूँ। सारे ट्रक लूट लिए, और जो इमदाद लेने जा रहे थे, या जो अपने भाइयों को अपनी मोहब्बत बांटने जा रहे थे, अपनी मोहब्बत को तकसीम करने जा रहे थे, उनको भी लूट लिया, उनके मोबाइल छीन लिए। और इस दौरान वहां पुलिस मौजूद थी, उनका कहना है, और पुलिस ने बोला कि यार हम आपकी मदद नहीं कर सकते, ये मौत है, बस आप ये जो कह रहे हैं कर लें। और बाद में वो फिर अपनी गाड़ी लेके ट्रक लेके वापस आए। तो इस वक्त तो सूरत सिंध की ये है, हम पानी वानी बात कर रहे हैं, वहां तो लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है। मतलब ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बात रिपोर्टेड बात, मैंने सांगड़ को आपकी बात बताई है। ये सूरत हाल है अरमान भाई, ये तो फिर क्या, ऐसे में कौन मुकामी कौम परस्त शामिल हैं। इस वक्त कराची के अंदर कुछ लोग बाकायदा तौर पर इदारों के पास सपोर्ट है, उनकी कोशिश है कि वो लैंड ग्रैबिंग करें इसके नाम पे, इस नाम पे वो लैंड ग्रैबिंग करना चाहते हैं। ये हाल है, ये तो हाल है अरमान भाई, अब कहाँ से सुधार आएगा यार। मैं सचल के इलाके में कैंप में गया, मैंने उनसे पूछा आप वहां कैसे रहते थे, क्या था? उन्होंने बोला जनाब हम तो यहाँ बहुत अच्छे रह रहे हैं, हम खुश हो गए यहाँ आके, और हम यहाँ से जाना नहीं चाहते।
मैंने कहा अच्छा ऐसा क्या था कि आप अपनी जमीन छोड़ के यहाँ रहना चाहते हैं? उन्होंने बोला ना हमारे पास पानी था, जब सैलाब नहीं है उसके वक्त बता रहा हूं। उन्होंने कहा ना हमारे पास पीने का पानी था, ना हम 3 टाइम खाना खा पाते थे, और ना हमारे पास शेल्टर था इस तरह का मजबूत। छत की तरफ इशारा करके बोला, और फर्नीचर की कुछ लकड़ियां पड़ी थी, बोला ये हमने जलाई हैं, हमें मना किया है। ना हमारे पास लकड़ी थी, हमारे लोग दूर दूर जाके लकड़ी लेके आते थे। और उसने कहा, उसने सिंधी में, मेरे दोस्त थे वो साथ मेरे गए थे, उसे दुआ देते हुए बोला कि मैं यहाँ पे इमदादी जो भी लोग मुझे खाना दे रहे हैं या दे रहे हैं, उसको ये उतने मासूम लोग थे, उनको ये भी नहीं पता था कि क्या होता है और क्या नहीं होता। वो कहने लगे जो लोग भी मुझे खाना दे रहे हैं सरकार के थ्रू, सरकार मुझे जो खाना दे रही है, बिलावल मुझे जो खाना दे रहा है, ये मैं उनकी मशकूर हूँ। ये और हकीकत ये थी कि उस स्कूल में गुज़िश्ता कई दिनों से, जब से वो लोग आए हुए हैं, उनको जो सरकार का खाना होता है वो पूरा नहीं पड़ता, और उनको NGOs खाना खिला रहे हैं। कराची के मुकामी नौजवान हैं जो कि वहाँ पे जाते हैं, खाने पका के उन्होंने चीज़ें की हुई हैं, अलखदमत है और कोई अल्लाह अकबर फाउंडेशन है, इस तरह की 2-4 हैं, वो लोग उनको खाने दे रहे हैं। ये आपके पास सूरत हाल है भाई, ये हम बात कर रहे हैं उसकी। और जो अशराफी है हमारी, उसका हाल वीडियोस में सब में आ रहा है ना, बिलाल साहब सब देख रहे हैं कि वो बैठे हुए ऊपर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अपने जूतों को जो है वो मिनरल वाटर से धो रहे हैं। वडेरे से सवाल रास्ते में रोक के कोई कर रहा है तो पुलिस एहलकार उसकी पिटाई लगा रहे हैं। मंजूर वसां साहब को रोका जाता है तो वो भगा देते हैं लोगों को, रुक के उनकी फरियाद नहीं सुनते। वो डूबे हुए शहर को, डूबे हुए गांव को, डूबे हुए देहात को वीनस से तस्वीर देते हैं। सही बात है। अभी तो बहुत ही शर्म का मकाम है कि जो है वीनस से तस्वीर दी जा रही है तालाब में डूबे हुए। ये मंजूर बसान ने, जी हाँ, मंजूर बसान ने कहा है, मंजूर बसान ने कहा और उसकी वीडियो वायरल। ये तो बेइज्जती है हमारे हुक्मरानों की। और फिर जाहिर है कि फिर क्या होगा, बहुत सारे लोग अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये तो एक इनकलाब, मेरे ख्याल से एक ऐसा इनकलाब, फारूक भाई मेरा ख्याल है मुल्क ऐसे सुधरेगा नहीं। इसके लिए बहुत शदीद किस्म का एक रद्द-ए-अमल जब तक नहीं आता, ये मजम्मतों से काम चलने वाला नहीं है। हम नहीं देखेंगे ना ये बिलाल भाई, अरमान भाई, हम नहीं देखेंगे तो हमारे बाद आने वाले देखेंगे होगा तो एक मरतबा जाएंगे। ये होगा ये सही बात है। ये इनकलाब फ्रांस की तरह का एक इनकलाब होगा जो फ्रांस में आया था गालिबन इनकलाब, जब अशराफिया को निकाल के घरों से मारा था गरीबों ने। जी ऐसे ही हुआ था। अशराफिया, ताकतवर लोग, जितना जो अमीर था उसके साथ उतनी ही बड़ी जो है वहां पर कत्लेआम हुआ, उसको उतना ही ज्यादा मारा गया क्योंकि उसने गरीबों का हक छीना हुआ था या फिर वो खामोश था गरीबों के हक के साथ। तो चलें जी, इसको आज क्लोज करते हैं। तो कल सुबह से खासी खबरें होंगी कल, क्योंकि कल जहीर केस में चलान भी उसको चैलेंज होने जा रहा है, उसकी भी हेयरिंग होगी। मुतवक्का तौर पर 164 को भी चैलेंज किया जा रहा है तो उसकी भी हेयरिंग होगी। और 1-2 अहम नौयत के और मामलात हैं जो कि अदालत में होंगे और उसकी समाअत होगी। जो भी अपडेट्स आएंगी तो कोशिश करेंगे कि लाइव आकर फौरी तौर के ऊपर आपको बताएं, या अदरवाइज हम हमारे जो तीनों व्लॉग्स हैं यानी कि यूट्यूब चैनल्स हैं उसके ऊपर ये आप ताज़ा तरीन अपडेट से आगाही हासिल कर सकते हैं। अरमान साबिर व्लॉग और रिपोर्टर्स 21, अरमान साबिर व्लॉग अरमान भाई का है और रिपोर्टर्स 21 जो है फारूक सनी का है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब और वीडियो को इनकी शेयर भी किया करें, देखा भी करें। ये बाज़-औक़ात मुझसे पहले खबरें दे देते हैं, सच्ची बात है, और मैं बहुत बाद में आ रहा होता हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर। खैर, बहरहाल आप तक दुरुस्त आगाही पहुंचना चाहिए, वो मेरे प्लेटफॉर्म से हो या हम तीनों में से किसी के भी प्लेटफॉर्म से हो। तो एक नए व्लॉग और लाइव सेशन के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आदाब।